ST Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. This is the video about Samuel Taylor Coleridge and the work of Samuel Taylor Coleridge, that is the most famous work, Biographia Literaria. And the third thing should be discussed, Samuel Taylor Coleridge as a critic. Okay, so first of all, let's have a look at the biography of ST Coleridge. So his full name was Samuel Taylor Coleridge. He was born on October 21, 1772. 1772 को ये पैदा हुए थे. अब इनकी और वर्ड्सवर्थ की जो एज है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें सिर्फ 2 years का डिफरेंस है. वर्ड्सवर्थ की जो है वो 1770 है और इनकी 1772 है. और इसके बाद हम आते हैं इनके जो है लाइफ हिस्ट्री की तरफ, कि ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 13 चिल्ड्रन. अपने 13 बहन भाइयों में ही वॉज द यंगेस्ट. ठीक है. उसके बाद ही वॉज द एक्स्ट्रा और ही हैज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के तौर पे काम करती थी, कि उनकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी थी, दैट वाज हिज इंटेलिजेंस. एट द एज ऑफ 3 ही रेड इंग्लिश. 3 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश पढ़ ली थी. उनको इंग्लिश पढ़नी और समझनी आती थी. ठीक है. एट द एज ऑफ 5 he read Bible and the Arabian Night. अब Arabian Night उस टाइम का एक मास्टरपीस था, and the people who study or who are able to interpret or understand Arabian Night, उनको उस टाइम का most intelligent person consider किया जाता था. Okay. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि at the age of 3 to 6 he attended the Dam School. ठीक है. और 6 years के बाद from 6 to 9 he was in his father's स्कूल लर्निंग क्लासिक्स, के वो अपने फादर के स्कूल में क्लासिक्स सीख रहे थे. कब? फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 9. ओके. सो व्हेन हिज फादर डाइड दे गॉट इनटू डेस्टिट्यूट. ठीक है. जाहिर सी बात है, व्हेन द फादर इज अ सपोर्टर ऑफ अ फैमिली एंड द फादर डाइज, तो उनका डेस्टिट्यूट में जाना बनता था. दे गॉट इनटू पॉवर्टी, दे गॉट इनटू डेस्टिट्यूट. और उस चीज़ की वजह से उनकी जो एजुकेशन थी दैट वॉज फ्रॉम द चैरिटी स्कूल. ठीक है. और इसके बाद चैरिटी स्कूल में इनको ये चार्ल्स लैम्ब से मिले, जिन्होंने इसको अपने वर्क में एज अ फ्रेंडलेस पर्सन पोर्ट्रे किया, कि जैसे एक बिल्कुल फ्रेंडलेस पर्सन होता है, चार्ल्स लैम्ब ने इनको वैसे पोर्ट्रे किया अपने वर्क में. और ST कॉलेज खुद भी अपने वर्क्स में अपने आप को एक फ्रेंडलेस पर्सन कहते हैं. उनका वर्क है फॉरेस्ट एट अ मिडनाइट. उसमें उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही फ्रेंडलेस और बिल्कुल पुअर निगलेक्टेड बॉय कहा है, जिसके कंफर्ट सारे के सारे सिर्फ उससे खुद से ही लिंक्ड है, ओनली लिंक टू हिमसेल्फ. ठीक हो गया. एट द एज ऑफ 19 उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि उनकी जो बुक्स थी वो इतनी उनका जो नॉलेज था वो इतना था कि इट वॉज इवन मोर देन अ प्रोफेसर. ये एक प्रोफेसर से ज़्यादा उनके पास नॉलेज था उस टाइम पे. ओके. ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज अ चैरिटी स्टूडेंट, और वहाँ पे वो 3 साल के लिए रहे थे. लेकिन वहाँ से भाग गए थे अपने कर्ज की वजह से. क्यों? क्योंकि डेस्टिट्यूट में थे, पॉवर्टी में थे, तो दे हैव टुक सो मेनी डेब्ट्स. और उन डेब्ट से बचने के लिए ही रैन अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. लेकिन अच्छा, ये भागे कब थे? 1794 में. विदाउट कंप्लीशन ऑफ डिग्री 1794 में ये भाग गए थे वहाँ से. लेकिन इनके फ्रेंड्स लोग फिर जाके इनको पकड़ के वापस लेके आए थे. और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक नॉवल लिखना स्टार्ट किया था जिसका नाम था द फ्रेंड्स. ठीक हो गया. ये इन्होंने मैगजीन कह सकते हैं, नॉवलेट कह सकते हैं, द फ्रेंड्स इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि इनकी जो लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की. फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट रॉबर्ट साउदी. रॉबर्ट साउदी से मिले और वहाँ पे उन्होंने एक प्लान बनाया टू रीजनरेट द ह्यूमन सोसाइटी, के एक ह्यूमन सोसाइटी को रीजनरेट करना चाहते थे वो लोग. ठीक है. लेकिन उनका वो प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो गया. ही वॉज द पर्सन अनसक्सेसफुल इन लव, अनसक्सेसफुल इन मैरिज एज वेल. और इनकी शादी किससे हुई थी? रॉबर्ट साउदी की सिस्टर सारा फ्रिकर के साथ. इनकी शादी हुई थी रॉबर्ट साउदी की सिस्टर सारा फ्रिकर के साथ. लेकिन इनकी लाइफ क्योंकि इतनी ट्रेजिक थी, तो उस ट्रेजेडीज में एक चीज़ ये भी थी कि ही वॉज अ फेलियर बोथ इन लव एंड मैरिज एंड इन वर्क्स एज वेल समटाइम्स. ठीक है. कि यहाँ पे इनका प्लान भी फेल हो गया था. लेटर ऑन
एक और उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट के ही वॉज द अनहेल्दी वन एंड द हैबिचुअल ऑफ ओपियम, अफीम के आदी थे वो, एस.टी. कॉलेज। ठीक हो गया। अब ओपियम ने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बना दिया था, और उसके बाद उनके जो बच्चे थे उन्होंने उसको ब्राइट बनाया। ठीक है, ही डिड नॉट नीड एनी रिवोल्ट, उनको रिवोल्ट से यानी कि बगावत से सख्त नफरत थी, उनको रिवोल्ट नहीं चाहिए था। ठीक हो गया। उसके बाद एस.टी. कॉलेज सेज दैट पोइट्री सूट्स माई अफेक्शंस अफ्लिक्शंस एंड रिफाइन माई सोल। वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो उनकी अफ्लिक्शंस को सूद करती है, यानी कि उनको सुकून देती है और उनकी सोल को रिफाइन करती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो साथ ही कहते हैं कि इट मल्टीप्लाइज माई एन्जॉयमेंट एंड हेल्प माई सॉलिट्यूड। पोइट्री हैज़ गिवन हिम द पावर एंड द हैबिट टू डिस्कवर द ब्यूटिफुल एंड गुड थिंग्स अराउंड हिम। यानी कि पोइट्री ने एस.टी. कॉलेज को इतनी पावर दे दिया कि वो अपने आसपास जो हैं वो चीज़ों में खूबसूरती ढूंढ सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक चीज़ होगी एस.टी. कॉलेज की बायोग्राफी के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द मेन थिंग कि एस.टी. कॉलेज ने जो वी कैन से क्रिटिसिज्म में या फिर किसी भी चीज़ में जो उन्होंने काम किया है वो क्या है। ठीक है, तो इनका बेसिक आइडिया जिसके लिए ये फेमस थे, दैट वाज ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, ये फैंसी और इमेजिनेशन पे इन्होंने काम किया था, और इन्होंने इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और फैंसी को इन्होंने कहा था कि इट इज़ ओनली ओनली मीन्स लाइक एंड थिंक, कि जिस तरह हम सोचते हैं बस जिस जो हमें दिखा वैसा हमने सोच लिया, एंड देन वी लिटिल बिट मॉडिफाइड इट एंड दैट्स इट। ठीक है, फैंसी होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेमोरी। इसको आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर हियर फैंसी इज द पार्ट ऑफ मेमोरी दैट इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। ठीक है, और इमेजिनेशन को उन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइमरी इमेजिनेशन एंड देन हमारे पास सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि द इमेजिनेशन ऑफ एनी पर्सन, एनी सिंपल कॉमन पर्सन इज कॉल्ड द प्राइमरी इमेजिनेशन। उसके लिए आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपका जो है नॉलेज आपको होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन द सेकेंडरी वन इज़ द आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। द सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ द वन जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ आर यू डूइंग, एंड यू नीड टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट, और आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं एस.टी. कॉलेज की लाइफ का थोड़ा सा एक हिंट यहाँ पे और डिस्कस किया गया है कि एस.टी. कॉलेज हैड अ ब्रोकन एंड ट्रैजिक लाइफ। ठीक है, एंड रोट टू लिटिल बट हिज वर्क शुड बी बाउंड इन गोल्ड, कि उन्होंने काम बहुत कम किया लेकिन उन्होंने जो काम किया है दैट शुड बी बाउंड इन गोल्ड, कि इतना वैल्यूएबल काम है कि दैट शुड नॉट बी वेस्टेड एट ऑल। ठीक हो गया। ओके, तो अब एस.टी. कॉलेज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज, यानी कि उनके और जो साथ वाले वर्कर्स थे वो उनसे इंस्पायर्ड थे। ठीक हो गया। अब कहा जाता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रीफ। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थी। तो अ मैन ऑफ ग्रीफ मेक द वर्ल्ड ग्लैड थ्रू हिज वर्क्स, कि एक जो आदमी जिसकी लाइफ खुद की बहुत ट्रैजिक होती है वो दूसरों को अपने काम से खुशी देने की कोशिश करता है। एंड दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैन ऑफ ग्रीफ मेक्स द वर्ल्ड हैप्पी और ग्लैड थ्रू हिज वर्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है स्टडीड इन जर्मनी एज वेल, और इनका जो काम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, poetic, critical and philosophical. So this was the part of the biography. Now we are moving toward the second portion, that is about the Biographia Literaria. Okay, so here it is, the Biographia Literaria, chapter number 13. अच्छा, यहाँ पे एक important चीज़ है कि here we will be dealing with the 4 chapters, that is chapter number 13, 14, 17 and chapter number 18. Okay, so first of all chapter number 13. अब इनके जो मेन आइडियाज़ हैं उनको नोट कर लीजिए एज ए की पॉइंट, सो दैट इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। और चैप्टर नंबर 13 में हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज़ द फैंसी एंड इमेजिनेशन, कि पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बात हुई है। फैंसी और इमेजिनेशन जिस तरह हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, राइट अवे वी हैव डिस्कस्ड दैट फैंसी और इमेजिनेशन जो चीज़ है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लोग उस टाइम पे क्या कंसीडर करते थे कि फैंसी और इमेजिनेशन एक ही चीज़ की अपर एंड लोअर डिग्रीज हैं। ठीक हो गया, लोगों को लगता था
कि फैंसी जो है वो लोअर डिग्री है और इमेजिनेशन जो है वो अपर डिग्री है, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। इमेजिनेशन को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, द प्राइमरी इमेजिनेशन एंड द सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब प्राइमरी इमेजिनेशन वो कहते हैं कि इट इज द लिविंग पावर ऑफ प्राइम एजेंट ऑफ द ह्यूमन परसेप्शंस, के लिविंग पावर है, प्राइम एजेंट है ह्यूमन परसेप्शंस यानी कि ह्यूमन लाइफ का, ठीक हो गया। सेकेंडरी एजुकेशन इमेजिनेशन को वो क्या कहते हैं कि इट इज द ईगो ऑफ फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विद अ कॉन्शियस विल, के को एग्जिस्टिंग विद अ कॉन्शियस विल। हमारे पास ये क्या है कि प्राइमरी इमेजिनेशन की ही फॉर्म है बट इट को एग्जिस्ट विद द कॉन्शियस विल, इसमें हम कॉन्शियस हो जाते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन के लिए वी डू नॉट नीड द कॉन्शियस विल, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फॉर द सेकेंडरी इमेजिनेशन हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक हो गया। इट डिफर फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन ओनली इन डिग्री एंड मोड ऑफ ऑपरेशन, के डिग्री और मोड ऑफ ऑपरेशन में सिर्फ ये प्राइमरी इमेजिनेशन से डिफरेंट है। फैंसी, फैंसी इज नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी। यहाँ पे जो पहले बात डिस्कस की थी कि फैंसी इज अ टाइप और मोड ऑफ मेमोरी, ठीक है। इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस, इट इज फ्री फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ओके। और इट कैन बी enabled and blended and modified with the empirical phenomena of will which is expressed by the words, कि हम इसको will के साथ थोड़ा सा modify blend कर सकते हैं and it the fancy is expressed by the word choices we made. Fancy has no other counters to play but fixities and definities. Fancy जो हमारे पास है ये डील करती है fixities और definities को, fix और definite चीज़ों के साथ ही fancy डील करती है, ओके। ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, द फैंसी एंड द इमेजिनेशन, ओके। अब हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 14 की तरफ, दैट इज द व्यू पॉइंट्स ऑन पोएम एंड पोइट्री। पोएम और पोइट्री के हमारे पास जो व्यू पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक दफ़ा एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, ठीक है। एंड देयर कॉन्वर्सेशन, during their conversation they discussed that there are two types of a poetry. The one is the conventional one and the other type is the simple poetry, the rustic poetry. अब conventional one में उन्होंने क्या किया कि incidents और agents जो हैं वो they would be part of at least a supernatural thing, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से conventional poetry होती है उसमें हमारे पास supernatural elements भी होते हैं, fairies होती हैं, deities होती हैं, god goddesses होते हैं, ठीक है, वो कन्वेंशनल पोइट्री आ जाती है। और उसकी एक्सेलेंस इज एम्ड, इट्स एक्सेलेंस इज एम्ड एट वाज टू कंसिस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अफेक्शंस बट बाय द ड्रामेटिक ट्रूथ सच इमोशंस सपोजिंग देम रियल, कि ड्रामेटिकली कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना ही हमारे पास उसका मकसद होता था, टू सपोज देम रियल, कि चीज़ें सुपर नेचुरल हैं बट वी आर सपोजिंग देम टू बी द रियल वंस, ठीक हो गया। तो एक टाइप हमारे पास ये आ गया जिसमें सब्जेक्ट सुपर नेचुरल होगा। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी आती है कि जिसमें द सब्जेक्ट चूजन इज द रस्टिक वन, सिंपल वन। इसके कैरेक्टर्स, इसके इंसिडेंट्स और जो कुछ भी है वो रस्टिक लाइफ यानी कि कॉमन लाइफ से लिया जाएगा, ठीक हो गया। और अब अगर हम इसको डिवाइड करें, मतलब हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कन्वेंशनल पोइट्री की गई है एस.टी. कॉलरिज के थ्रू और जो रस्टिक पोइट्री है दैट इज डन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक हो गया, ओके। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ पे कमेंट करते हुए एस.टी. कॉलरिज ने डिफाइन दी थी पोइट्री की, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि पोइट्री एक स्पीशी ऑफ कॉम्पोजिशन है जो कि डिफरेंट है या ऑपोजिट टू है साइंसेस से, ठीक है। वो साइंस से ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि इसका इमीडिएट जो ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस है वो हमें प्लेयर देना है, ना कि हमें ट्रूथ का बताना, ना कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का बताना। द मेन पर्पस इज टू गिव द प्लेयर, ठीक हो गया। और पोइट्री इज डिस्क्रिमिनेटेड बाय पोजिंग इटसेल्फ सच एज अ डिलाइट फ्रॉम द होल एज इनकम्पैटिबल विद अ डिस्टिंक्ट ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ईच कंपोनेंट पार्ट, कि पोइट्री हमें एक अगर कंप्लीट पोइट्री को देखा जाए तो वो भी हमें प्लेयर देगी और अगर उसके सिर्फ सेक्शंस को या पार्ट्स को देखा जाए तो वो भी हमें प्लेयर देंगे। पोइट्री इस वजह से दूसरे लिटरेरी एलिमेंट से डिफरेंट है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोइट्री।
पोइट्री को वो कहते हैं कि द होल थिंग दैट इज इन द माइंड ऑफ द ऑथर, द माइंड ऑफ द पोइट इज कॉल्ड द पोइट्री, यानी कि वो फिनोमेना को पोइट्री का नाम देते हैं, ठीक है। क्लासिकल फ्लो ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्लेन्स एंड एनक्रिप्ट व्हाट्स ऑन द माइंड ऑफ पोइट, कि उन वर्ड्स का, क्लासिकल वर्ड्स का वो फ्लो जो ये डिपिक्ट करता है कि पोइट के माइंड में क्या है, दैट इज पोइट्री। और जो पोएम है या पोम है, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि उसकी जो एक्सप्रेशन है उनमें से किसी एक एक्सप्रेशन की पूरी प्रॉपर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द पोम। इट कैन बी राइमिंग और नॉन राइमिंग, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। ओके, पोइट अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अकॉर्डिंग पोइट क्या है? पोइट रन्स लाइक प्रोवाइडिंग एन आइडियल परफेक्शन एंड brings the whole soul of man to activity। हमें एक आइडियल परफेक्शन प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ हमारी पूरी सोल को एक्टिविटी में लेके आता है हमारे पास इमेजिनेशन, सॉरी पोइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में क्या है हमारे पास? व्यूज ऑन द थ्योरी ऑफ डिक्शन, डिक्शन पे बात होगी। पहले हमने बात की पोइट्री और पोम पे व्यूज की, उससे पहले हमने बात की फैंसी एंड इमेजिनेशन पे, एंड नाउ इट इज द टाइम टू डिस्कस द व्यूज ऑन द थ्योरी ऑफ डिक्शन। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी में फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास क्या चीज डिस्कस होती है? एक सेकेंड, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग एंड देन विल गो बैक टू दैट। आई एम सॉरी, आई जस्ट shuffled the notes like ओके। कॉलरिज प्रेजेस वर्ड्सवर्थ फॉर द पोएटिक डिक्शन, के कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया, पहले उसने उसको तारीफ किया उसके पोएटिक डिक्शन के यूज के लिए, ठीक है। हिज एम्फेसिस ऑन द ट्रूथ ऑफ पैशन, के ट्रूथ ऑफ पैशन पे उसका एम्फेसिस, फॉर द व्यूज इन ड्रामेटिक प्रॉपरेटरी एंड द पॉइंटिंग आउट द प्रोसेस बाय विच लैंग्वेज वाज करप्टेड, के वो प्रोसेस जिसके थ्रू उसने लैंग्वेज को करप्ट किया था, दैट थिंग। एंड उसकी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पे कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया, ठीक है। और उसने ये चीज़ भी समझी है कि उसने ये सबको बताया भी है कि वर्ड्सवर्थ ने जो टास्क, जो यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टास्क उसने लिया था, हासिल किया था, उसने कवर करने की कोशिश की थी, वो बाकायदा प्रेज डिजर्व करता है, वो बाकायदा डिजर्व करता है कि उसकी तारीफ की जाए, ठीक है, फॉर बोथ द अटेम्प्ट एंड द एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ जस्ट कम बैक टू द थिंग कि कॉलरिज के जो व्यूज थे डिक्शन पे, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, अब वो जब चीज़ हमने पढ़ ली उसके बाद हमें ये चीज़ पता चलती है कि कॉलरिज कहता है कि वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज़ हैं बेशक उनको प्रेज किया जाए लेकिन दे आर नॉट प्रैक्टिकेबल एनफ, कि वो कहता है कि ये व्यूज़ को अगर रूल बनाया जाए तो दे विल नॉट बी एबल टू बी द रूल, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं अभी भी। वो कहता है कि रस्टिक लाइफ को ना सिर्फ 3 रीजंस के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये वर्ड्सवर्थ का कहना है कि आप रस्टिक लाइफ चूज करो तो उनको सिर्फ 3 रीजंस की बेस पे चूज करो। पहली रीजन कि वो आपको नेचुरलनेस ऑफ द सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक हो गया, कि आपके सब्जेक्ट को नेचुरल फीलिंग्स मिल जाए। दूसरी चीज कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नेचुरली चीजों को प्रेजेंट करे। और तीसरी चीज क्या थी कि ऑथर जो है उसने जो लाइफ पोर्ट्रे की है उसमें पोम में वो, और जो लाइफ रीडर की खुद की है, इन 2 लाइफ्स को जो रीडर है वो कंपेयर और कंट्रास्ट कर सके, ठीक है। उसने ये 3 रीजंस दी थी एस टी कॉलेज ने कि आप इन 3 रीजंस के बेस पे रस्टिक लाइफ को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो था उसने इन 3 रीजंस की बेस पे रस्टिक लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने कुछ और ही रीजंस दी थी जिनकी बेस पे उसने रस्टिक लाइफ को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक लाइफ को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द पोम्स लाइक द ब्रदर्स, द माइकल, द मैड मदर एंड द रथ। अब इसकी जो ये वाली पोम्स हैं इसमें कॉलरिज कहता है कि उसने जो सब्जेक्ट लिया दैट इज नॉट द सटल सब्जेक्ट, दैट इज नॉट द थिंग टू बी टेकन फ्रॉम द रस्टिक लाइफ, बल्कि वो क्या है, आर नॉट इवन द नेचुरल ड्यू टू द नेचुरल ऑक्यूपेशंस, ठीक है, लेकिन वो है क्या, वो रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड चीजें। So how can we say that the things William Wordsworth is saying वो उन्हीं पे कायम है? That is the point कि कॉलरिज कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज हैं that are not practicable enough। अच्छा जी, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलेज ने प्रेज किया था। उसके बाद यह कि कॉलेज अडॉप्ट्स विद फुल फेथ द प्रिंसिपल्स ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है, कि वो कहता था कि पोइट्री एज अ पोइट्री इज एसेंशियली आइडियल, कि वो आइडियल होती है पोइट्री, ठीक है। इट अवॉइड्स एंड एक्सक्लूड ऑल द इंसिडेंट्स दैट इट्स
apparent individualities of rank, character and occupation must be representing of class, कि वो हर उस चीज को, हर उस वैल्यू को रिमूव कर देता है जो कि हमारे पास क्या है, दैट इट्स apparent individuals of rank, जो कि अपेरेंटली इंडिविजुअल है किस चीज़ का, रैंक का, कैरेक्टर का, ऑक्यूपेशन का, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें रैंक को रिप्रेजेंट करे, ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट करे, या फिर हमारे पास जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे और उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को वो रिमूव कर देता है कि पोइट्री में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि पोइट्री की जो बेसिक चीज़ है उसमें यॉनरिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कि जिस यॉनरा में वो लिखी जा रही है उस यॉनरा की क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक हो गया। अब वर्ड्सवर्थ की पोम्स में हमारे पास क्या है कि यॉनरिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पोम्स में तो हैं, जैसे ब्रदर और माइकल, लेकिन जो बाकी की पोम्स हैं जिसमें उसने कहीं पे जाके फिलोसॉफिकल होने की कोशिश किया, वहाँ पे ना तो वो अपनी फिलोसॉफी को मेंटेन रख सके, ना ही वो अपनी पोइट्री को मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैरी गिल, द इडियट बॉय, इसमें उसने अपनी फिलोसॉफी को तो खोया सो खोया, अपनी पोइट्री को भी खो दिया। ओके, कॉलेज फर्दर डिसएग्रीज विद द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, वो कहता है कि रस्टिक लैंग्वेज यूज ही मत करो तुम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि रस्टिक लैंग्वेज प्योरिफाइड फ्रॉम ऑल प्रोविंशियलिज्म एंड ग्रॉसनेस डज नॉट डिफर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एनी मैन। पहली चीज तो वो ये कहता है कि ठीक है रस्टिक लाइफ जो है वो इट इज प्योरिफाइड, लेकिन वो किसी दूसरे कॉमन आदमी की लाइफ से डिफरेंट नहीं है, कॉमन आदमी की लैंग्वेज से डिफरेंट है ही नहीं रस्टिक लाइफ। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि द रस्टिक हैज नो न्यू एसोसिएशन ऑफ आइडियाज टू कन्वे वेयर बाय द लैंग्वेज में डेवलप, कि रस्टिक लैंग्वेज अगर तुम यूज करते हो तो रस्टिक लोगों के पास तो एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स ही नहीं होती टू कन्वे देयर आइडियाज। तो अगर लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है तो हाउ वुड दे कन्वे देयर आइडियाज। अब वो लास्ट चीज ये बोलता है कि जो रस्टिक लोग हैं, तुम कहते हो रस्टिक लैंग्वेज अप्लाई करो, रस्टिक लैंग्वेज अप्लाई करो, इवन जो रस्टिक लोग हैं दे बोरो द लैंग्वेज फ्रॉम द पीपल ओवर हियर, दे बोरो द लैंग्वेज फ्रॉम द एजुकेटेड वंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 17 खत्म हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द लास्ट चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड दैट इज चैप्टर नंबर 18। अब चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास बात हो रही है मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि पोम के मीटर के ऊपर। मीटर में हमारे पास क्या है कि कॉलेज के ओपिनियन में वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज हैं लैंग्वेज को लेके, पहली चीज तो कॉलेज था वर्ड्सवर्थ का दोस्त, लेकिन वो उसके साथ साथ उसका क्रिटिक भी था। क्रिटिक ऐसा था कि उसने वर्ड्सवर्थ के मोस्टली व्यूज को क्रॉस किए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज हैं ना लैंग्वेज को लेके वो इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्प्रैक्टिकल कैसी हैं कि द रिडक्शन ऑफ लैंग्वेज डज नॉट मीन द वर्ड्स ओनली, रिप्रोडक्शन, आई एम सॉरी, द रिप्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज डज नॉट मीन ओनली द रिप्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, कि वो कहते हैं कि जब आप लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस कर रहे हो आप सिर्फ वर्ड्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बट यू आर रिप्रोड्यूसिंग द मोड, द टोन इन विच द वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक हो गया। This order is defective and in case of uneducated ones lack the prospectiveness of mind which enables one to foresee the whole of what is needed to be conveyed। कि अब अगर हम यहाँ पे रस्टिक लाइफ को लेते हैं तो रस्टिक पीपल जो है उनको आइडिया ही नहीं है कि अपने आइडियाज को कैसे कन्वे करना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्ड्सवर्थ की एक स्टेटमेंट जिसको पकड़ के एसटी कॉलेज ने उसके ऊपर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म किया है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देयर नीदर इज I forgot to write the word is, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। कि वो कहते हैं कि कोई मीटर नहीं है, no meter, no difference between language of prose and poetry। तो यहाँ पे कॉलरिज उसको रिस्पॉन्ड करता है कि लैंग्वेज जो है ना वो दो प्रोज के टेक्स्ट की भी डिफरेंट हो सकती है, कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोज ऑन द अदर हैंड एक कॉन्वर्सेटिव प्रोज। तो इन दोनों की लैंग्वेज जब डिफरेंट हो सकती है तो वाई नॉट द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री कैन डिफर, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हाँ आई अग्री कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें डिस्टिंग्विश करती हैं उनको, लैंग्वेज है इटली एंड ग्रीस, वहाँ पे जो चीज़ें उनको डिस्टिंग्विश करती हैं दैट आर द सर्कमस्टांसेस एंड द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड, ठीक हो गया। ये एक डिफरेंट मैनर में यूज की जाती हैं, सेम फ्रेजेस होती हैं, सेम सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन मैनर डिफरेंट होता है। दैट इज व्हाट मीटर गिव्स यू। ही ऑल्सो कंसीडर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब जो एसटी कॉलेज था उसको वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग्स कंसीडर करने का बहुत शौक था, तो वो एक हमारे पास वर्ड की बात करते हैं एसेंस। एसेंस को उसने दो तरह से डिफाइन किया।
पहला कि द इन मोस्ट ऑफ द थिंग विच पर्टिकुलराइज इट, कि एक किसी भी चीज़ का इन मोस्ट पार्ट, के उसका जो डीपेस्ट पार्ट है जो उसको पर्टिकुलर बनाता है। और दूसरी चीज़ द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन टू मॉडिफिकेशन ऑफ अ सेम सब्जेक्ट, कि किसी भी सेम चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होगी, जो मेन पॉइंट होगा, दैट वुड बी द थिंग, that would be the essence. So this is all about Biographia Literaria, and the third point of the ST Coleridge should be discussed in the next video, because the video is getting lengthy and I know everyone will get bored. So we'll discuss it in the second part, and don't forget to watch the second part so that everything of ST Coleridge will be clear to you and you will be able to write the answers when the questions comes. So see you in the next video. Stay safe. Bye bye.